नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ब्लैंक चेक या फिर सिक्योरिटी चेक दिया है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने ये जो चेक दिए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी चेक हो या फिर ब्लैंक चेक हो, यदि यह आगे चलकर डिसऑनर्ड हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो मेरे ऊपर कोई केस, मुकदमा या फिर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं होगी? ऐसा आप क्यों सोचते हैं पता है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो वो जो चेक दिया था, जो मैंने चेक इशू किया था, जो कि एक ब्लैंक चेक था, एक सिक्योरिटी चेक था, उसके ऊपर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। ना तो मैंने कोई डेट मेंशन की थी, ना तो मैंने कोई अमाउंट उसके अंदर मेंशन की थी, ना तो मैंने सामने वाली पार्टी का उसके ऊपर नाम लिखा था। चेक पूरी तरीके से ब्लैंक था। मैंने तो सिर्फ अपने हस्ताक्षर, सिर्फ मैंने अपने सिग्नेचर किए थे। मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा केस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तो चेक ये जो दिया था, ये तो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था। ये तो पूरा चेक खाली था, ब्लैंक था। और उसके ऊपर, उस चेक के ऊपर जो बातें या फिर जो भी चीजें फिल की गई हैं, वो तो हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी, वो तो सामने वाली पार्टी की थी। तो कैसे केस बन सकता है? और दोस्तों, आप बहुत सारे कॉमन डिफेंस रखते हैं। यदि यह मामला आगे कोर्ट में चला भी गया, तो आपके बहुत सारे कॉमन डिफेंस तैयार रहते हैं कि ये जो चेक है, ये चेक तो मैंने इशू किया ही नहीं था। ये चेक तो मैंने सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था। ये चेक तो मेरे ऑफिस, मेरे घर से गुम हो गया था, लॉस्ट हो गया था। जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने इस चेक के ऊपर जो भी डेटा फिल किए हैं, वो फिल तो मैंने नहीं किए हैं, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। और ऐसा कोई देनदारी बनती ही नहीं थी, मैंने इनसे तो कोई कर्ज लिया ही नहीं था, तो मैं इनको चेक इशू क्यों करूंगा? इस प्रकार के कॉमन डिफेंस आपके द्वारा दिए जाते हैं चेक बाउंस और चेक डिसऑनर्ड के मामले में। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति को ब्लैंक चेक या फिर सिक्योरिटी चेक देते हैं, सो डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें सिर्फ कह देना कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, मेरी तो कोई देनदारी बनती ही नहीं थी। दोस्तों, अब ये सारे डिफेंस जो आपके हैं, अब ये बिल्कुल भी, आपके जो बहाने हैं ना, ये बहाने बिल्कुल भी अब आपके एक्सेप्ट और माने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस बात को नोट करिए। डियर फ्रेंड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 139 क्लियर कट कहता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को चेक इशू या फिर जारी किए हैं, और उस चेक के ऊपर यदि आपने कोई अपने सिग्नेचर यदि आपने कर दिए हैं, आपने आपके हस्ताक्षर यदि कर दिए हैं, सो दोस्तों, सेक्शन 139 का प्रिजम्पशंस ये कहता है कि भाई, यह मान लिया जाएगा कि आपको कोई ना कोई पैसे, कोई ना कोई अमाउंट आपको सामने वाली पार्टी को देने ही थे। कोई ना कोई लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट या फिर कोई ना कोई कर्ज या फिर लायबिलिटी तो बनती ही होगी, तभी तो आपने चेक जारी और इशू किए हैं, और आपके सिग्नेचर भी तो हैं। दोस्तों, ऐसा कौन कहता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 139 का प्रिजम्पशन कहता है। दोस्तों, और एक बार जब वह चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है, और डिपॉजिट करने के बाद जब वह चेक बाउंस हो जाता है दोस्तों, तो यह माना जाता है कि आपने एक ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 138 में। दोस्तों, आपने एक अपराध कारित किया है सेक्शन 138 में ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दोस्तों, सो डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 138, सेक्शन 139, ये दो सेक्शंस याद रखिए। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 139 ये प्रिजम्पशंस हमेशा शिकायतकर्ता और कंप्लेनेंट के पक्ष में ही होते हैं। यदि आपको इन प्रिजम्पशंस को तोड़ने हैं, यदि आप एक आरोपी हैं, आप एक अक्यूज्ड हैं, यदि आप इन प्रिजम्पशंस को तोड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये सारे प्रिजम्पशंस रिबिटेबल होते हैं, आप इनको तोड़ सकते हैं। दोस्तों, कैसे तोड़ोगे? इनके खिलाफ में आपको सबूत, एविडेंस, आपको मजबूत दस्तावेज रखने पड़ेंगे। दोस्तों, सिर्फ ये बातें कह देने से कि मैंने तो चेक इशू किया ही नहीं था, मेरा तो चेक गुम हो गया था, मेरा तो चेक मेरे घर, मेरे ऑफिस से किसी ने चुरा लिया था, मेरे तो सिर्फ हस्ताक्षर है, दोस्तों, ये बहाने अब बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जब तक आप इनके खिलाफ में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई मजबूत दस्तावेज या फिर गवाह आप कोर्ट में, न्यायालय में हाजिर या फिर सबमिट नहीं करते हैं। दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं इसी के संबंध में, सिक्योरिटी चेक, ब्लैंक चेक के संबंध में, और आपकी ये जो बहाने हैं ना, इन बहानों के संबंध में आज एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया हूं। दोस्तों, और ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, ये जो बहानेबाज होते हैं ना, जो आरोपी, जो अक्यूज होते हैं, इनके पक्ष में नहीं है। दोस्तों, ये है शिकायतकर्ता और कंप्लेनेंट के पक्ष में। लेकिन दोस्तों, जो अक्यूज, जो आरोपी हैं, उन्हें निराश नहीं होना है। अगली बार से आपको केयरफुल, आपको सावधान, और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं,
इसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में जरूर चर्चा करूंगा कि जब आप किसी को ब्लैंक चेक या फिर सिक्योरिटी चेक दे तो आपको किन किन सावधानियों का आपको ख्याल रखना है दोस्तों, कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और साथ ही साथ जो शिकायतकर्ता, जो कंप्लेनेंट है, उनके पक्ष में किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट का जो ऑर्डर आया, ये भी आप यदि जानना चाहते हैं जरूर देखिए दोस्तों, बहुत काम की चीज है दोस्तों। और यहाँ पे ये अक्यूज्ड, ये आरोपी कौन कौन सी गलती कर देते हैं, ये भी आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा दोस्तों। और शिकायतकर्ता ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आरोपी, ये जो अक्यूज्ड है, यदि इन्होंने सेक्शन 139 की प्रिजम्पशंस को तोड़ दिया जो कि रिबिटेबल होते हैं, सबूत मजबूती से रख दिया, तो दोस्तों शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है, आप केस और मुकदमे को आप हार भी सकते हो, इस बात को नोट करिए। सो ये जो वीडियो, जो लेक्चर्स है, ये दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सो अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली केस का जो टाइटल है वह क्या है दोस्तों। The Supreme Court of India Criminal Appellate Jurisdiction Criminal Appeal number 230-231 of 2019, SLP number 9334-35 of 2018। दोस्तों इस मामले में कौन क्या था, पहले मामला किसके बीच में था, टाइटल क्या था दोस्तों, बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार। इस मामले में बीर सिंह जी थे जो वो अपेलेंट थे दोस्तों, और जो मुकेश कुमार जी थे वो रेस्पोंडेंट थे। सुप्रीम कोर्ट के मामले के हिसाब से बता रहा हूं, यदि हम ट्रायल कोर्ट के मामले के हिसाब से जाएं तो बीर सिंह जी दोस्तों कंप्लेनेंट थे और मुकेश कुमार जी आरोपी और अक्यूज्ड थे। अब मैं आपको पूरे इस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट या फिर इस केस का पूरा जो फैक्ट है वो आपको शॉर्ट में और समरी में बताने जा रहा हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस पूरे मामले में मैं दो शब्दों का प्रयोग करूंगा, अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट। और मैंने आपको बता रखा है कि बीर सिंह जी कंप्लेनेंट है और मुकेश कुमार जी ये अक्यूज्ड और आरोपी है दोस्तों। सो आइए जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली केस का फैक्ट क्या था दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कंप्लेनेंट ने अक्यूज्ड को, आरोपी को फ्रेंडली लोन दे रखा था और उसी फ्रेंडली लोन के रीपेमेंट के एवज में जो कंप्लेनेंट अक्यूज से एक सिक्योरिटी चेक या फिर एक ब्लैंक चेक लिया था दोस्तों, उस रीपेमेंट के एवज में, उस फ्रेंडली लोन के रीपेमेंट के एवज में दोस्तों आगे हुआ क्या, समय सीमा जो भी दी गई थी उसके हिसाब से कंप्लेनेंट जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने आरोपी अक्यूज को कहा कि भैया मेरे पैसे मुझे चाहिए, क्या मैं अब इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूं। तो आरोपी ने कहा ठीक है जमा कर दीजिए। तो जो कंप्लेनेंट, जो शिकायतकर्ता थे, उन्होंने चेक को बैंक में क्या किया, अपने डिपॉजिट कर दिया, अपने पैसे को पाने के लिए उस चेक को वहां पे जमा कर दिया फॉर एनकैशमेंट पर्पस के लिए दोस्तों। अब हुआ क्या, आगे चलकर वह जो चेक था वह चेक डिसऑनर्ड और बाउंस हो गया दोस्तों। अब फ्रेंड्स, चेक डिसऑनर्ड और बाउंस होने के बाद जो शिकायतकर्ता, जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को पाने के लिए आरोपी जो अक्यूज थे उनको लीगल डिमांड नोटिस भेजी अपने वकील के माध्यम से, और उसमें समय दिया 15 दिनों का कि भैया जो भी पैसे हैं मुझे मेरे पैसे लौटा दिए जाएं। अब हुआ क्या, अक्यूज्ड आरोपी ने उस डिमांड लीगल नोटिस का ना तो जवाब दिया, ना तो टाइम पीरियड जो होता है चेक बाउंसिंग के मामले में कंप्लेंट फाइल करने का, जो भी समय, जो अवधि होती है उसके अनुसार जो कंप्लेनेंट है उन्होंने क्या किया, आरोपी के खिलाफ में, अक्यूज के खिलाफ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष दोस्तों चेक बाउंसिंग का मुकदमा, केस फाइल कर दिया दोस्तों, एक कंप्लेंट फाइल कर दी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दोस्तों। मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष चला गया। अब वहां पे हुआ क्या दोस्तों, वहां पर सबूतों को देखा गया, गवाहों को सुना गया दोस्तों, एविडेंस, विटनेस जो भी थे सबको देखा गया, सुना गया, एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, चीफ एग्जामिनेशन हुआ दोस्तों। ये सारी चीजें होने के बाद हुआ क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दोस्तों जो शिकायतकर्ता थे, जो कंप्लेनेंट थे, उनके पक्ष में फैसला सुनाया और आरोपी जो थे कॉन्विक्ट कर दिया दोस्तों, उनको सजा सुना दी। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो शिकायतकर्ता, जो कंप्लेनेंट थे दोस्तों, वो जीत गए। अब डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, ये जो जजमेंट, जो ऑर्डर आया, जो फैसला आया शिकायतकर्ता के पक्ष में, इसके खिलाफ में, इस फैसले से एग्रीव्ड होकर, दुखी होकर, असंतुष्ट होकर जो अक्यूज्ड, जो आरोपी, जो मुकेश जी थे, वो चले गए दोस्तों एडिशनल सेशन जज के पास दोस्तों। उन्होंने वहां पे जाकर इस फैसले के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ में अपील फाइल की दोस्तों। और हुआ क्या, जब ये मामला एडिशनल सेशन जज में गया ना, तो वहां के जो सेशन जज थे उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट कोर्ट के
फैसले को अफर्म किया, कंफर्म किया कि जो भी फैसला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया था वो ओके है, वो सही है, उसमें कोई भी कमियां, कोई भी त्रुटि नहीं है। उसी फैसले को बरकरार रखा, कंटिन्यू रखा दोस्तों। अब आरोपी अक्यूज्ड मुकेश कुमार जी वो चले गए दोस्तों हाई कोर्ट में। डियर फ्रेंड, जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा, समझा और सुना, तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, वो ये सिद्ध, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि यहां पे मुकेश जी की, आरोपी अक्यूज्ड की कोई देनदारी बनती थी, यहां पे ऐसा कोई पैसा उन्होंने उनको दिया था, ऐसा कोई डेप्ट, कोई लायबिलिटी, ऐसा कुछ बनता ही नहीं है। इस प्रकार से हाई कोर्ट ने कहा और ये कहा कि भैया यहां पे ये जो मामला है, ये मामला जो पीछे सेशन जज ने या फिर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला, जो ऑर्डर्स किया है ना, वो सही नहीं था, वो गलत था। और उन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और यहां पे जो अक्यूज्ड, जो आरोपी है, वो जीत गया दोस्तों। उसके पक्ष में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया दोस्तों। अब हुआ क्या, जो कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, वो चले गए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, कोर्टों की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कौन? हमारे जो शिकायत करता, जो कंप्लेनेंट है दोस्तों, वीर सिंह जी दोस्तों। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना, सबूतों, गवाहों को देखा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, जो उन्होंने सेट असाइड किया था मामले को, उसे भी देखा। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स को देखा दोस्तों और दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियर कट ये कह दिया कि जो ब्लैंक चेक, जो सिक्योरिटी चेक दिया गया था, उसके ऊपर आरोपी अक्यूज के सिग्नेचर हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 139 का प्रिजम्पशंस ये कहता है कि यदि आपने कोई चेक जारी या फिर इशू किए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी देनदारी बनती थी, कोई ना कोई लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट या फिर लायबिलिटी जरूर बनती है। और मैं मानता हूं ये रेबिटेबल है, ये प्रिजम्पशंस रेबिटेबल है, इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अक्यूज्ड और जो आरोपी है उन्होंने ऐसे कोई ठोस सबूत, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कोई गवाह, कोई विटनेस हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए। इसीलिए ये जो हाई कोर्ट ने जो सेट असाइड का जो ऑर्डर किया है, इसको मैं डिसमिस करता हूं, इसको मैं खारिज करता हूं। और जो वीर सिंह जी का जो अपील था उसको मैं अलाउ करता हूं। और यहां पे दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा अक्यूज्ड जो आरोपी थे उनको दोस्तों यहां पे कॉन्विक्ट कर दिया दोस्तों। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया था, उनको वहां से आरोप मुक्त कर दिया था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां पे क्लियर कट, वहां पे बातें हो गई दोस्तों कि बहाने, एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आपने सिक्योरिटी चेक दिया था, आपने ब्लैंक चेक दिया था, किस पर्पस के लिए दिया था, क्या रीजन, क्या कारण था, उसको प्रूफ करिए। आपकी देनदारी बनती थी कि नहीं बनती थी, वो प्रूफ करिए। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज और आरोपी के ऊपर होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रिजम्पशंस होते हैं सेक्शन 139 के, इस शिकायतकर्ता और कंप्लेनेंट के पक्ष में होते हैं दोस्तों। यदि आपको इन प्रिजम्पशंस को तोड़ना है तो आरोपी और शिकायतकर्ता को मजबूत और ठोस एविडेंस, सबूत, गवाह और विटनेस न्यायालय में लाने पड़ेंगे दोस्तों। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सेक्शन 138, सेक्शन 139 की परिभाषा को बताया, उसकी डेफिनेशंस को बताया और यह कहा कि जो भी पीछे ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो भी फैसले पीछे दिए गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, उसको मैं सेट असाइड करता हूं, उसको मैं हटाता हूं, उसको मैं खत्म करता हूं। और यहां पे आरोपी मुकेश जी को यहां पे कॉन्विक्ट कर दिया गया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, तो अब ये कह के निकल जाना कि ये तो चेक सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए था दोस्तों, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए। अब मैं यहां पे बात करने चाह रहा हूं कि यदि आप कोई भी चेक किसी को देते हो, यदि आप ब्लैंक चेक देते हो, सिक्योरिटी चेक देते हो दोस्तों, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको अपनाने चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी को कोई भी चेक देते हो, चाहे ब्लैंक चेक हो, चाहे सिक्योरिटी चेक हो, उसके संबंध में दोस्तों एक छोटा मोटा कोई अग्रीमेंट बना लीजिए कि आप ये चेक किसके संबंध में दे रहे हो, किस पर्पस के लिए दे रहे हो दोस्तों। वो जरूर एग्रीमेंट बना लीजिए दोस्तों। और कितने अमाउंट के लिए है, क्या है, किस पर्पस के लिए दोस्तों, जरूर बना लीजिए दोस्तों। इस बात को नोट करिए। यदि आपका कोई चेक मिसयूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, गायब हो जाता है, तो इसके संबंध में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जरूर दर्ज कराएं दोस्तों। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा चेक मिसयूज हो सकता है तो उसके संबंध में एक कंप्लेन तो जरूर फाइल कर दीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आप
यदि ऐसा कोई मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो आप बताइए कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मेरे पास बैंक रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ भी अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुए हैं दोस्तों। ये चीज भी आप वहां पे बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स। आपको ऐसा लगता है कि चेक मिसयूज हो सकता है, गुम गया है, गायब हो गया है दोस्तों, तो आप बैंक में जाके एप्लीकेशन दे के अपने चेक को एक एप्लीकेशन दीजिए, स्टॉप पेमेंट चेक का एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं दोस्तों। जब आप चेक इशू करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो चेक के पीछे लिखिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस ओनली। ये चीज आप जरूर पीछे मेंशन करिए दोस्तों। कोई ना कोई एक एविडेंस, एक गवाह, एक सबूत रखे कि आप ये चेक किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। यदि आप ऐसे कुछ गवाह, सबूत या फिर विटनेस तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो भविष्य में आगे चलकर कोई भी चेक में कितना भी अमाउंट मेंशन कर दे दोस्तों, वो हारेगा और आप जीतेंगे, क्योंकि आप प्रिजम्पशंस को तोड़ने के लिए आपने सबूत और गवाह, आपने एविडेंस तैयार रखे हैं दोस्तों। क्योंकि जो प्रिजम्पशंस होते हैं वो रेबिटेबल होते हैं, उनको आप तोड़ सकते हो सबूत और गवाहों को न्यायालय में, कोर्ट में पेश करके दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, और बहुत सारे गवाह, सबूत, एविडेंस तैयार कर सकते हो मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किस पर्पस के लिए, क्या ट्रांजैक्शन था, क्या लेन देन था। यदि ऐसी कोई बातचीत हुई है व्हाट्सएप पर, मेल पर दोस्तों, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, तो आप वो भी वहां पे बता सकते हैं, आप दिखा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ऐसा कुछ डर लगता है तो कि आपका चेक मिसयूज हो सकता है, गायब हो गया, या फिर सामने वाला आदमी कोई बड़ा अमाउंट उसके अंदर मेंशन कर सकता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी को कोई भी ब्लैंक चेक दीजिए, सिक्योरिटी चेक दीजिए, तो सावधानी, प्रिकॉशंस जरूर रखिए दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार और नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन की जो बटन है उसको ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको फटफट, आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।